नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज रूम लाइव। मैं हूं आपके साथ अनन्या बेदी और इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं धर्मांतरण को लेकर। धर्मांतरण मामले पर 3 गिरफ्तारियां और हुई हैं। यूपी एटीएस की तरफ से ये गिरफ्तारी की गई है। बड़ी खबर, राहुल, भोला, मन्नू और इरफान खान की गिरफ्तारी। मन्नू यादव को गुरुग्राम से गिरफ्तार किया गया है। आरोपी उमर और जागीर से पूछताछ के बाद ये कार्रवाई की गई है। बिहार से भी जुड़े हो सकते हैं धर्मांतरण की साजिश के तार। तो धर्मांतरण मामले पर अब परत दर परत राज खुल रहे हैं। यूपी एटीएस की टीम बिहार के मुजफ्फरपुर भी पहुंची है। बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं। तो लगातार जो पूछताछ की जा रही है आरोपी उमर और जागीर से, उसके बाद ये कार्रवाई की गई है। 3 लोगों की गिरफ्तारी और हुई है। राहुल, भोला, मन्नू और इरफान खान पर यह गिरफ्तारी की गई है। पहली गिरफ्तारी राहुल भोला, दूसरी मन्नू और इरफान खान की गिरफ्तारी की गई है। मन्नू यादव को गुरुग्राम से गिरफ्तार किया गया है। तो बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं धर्मांतरण मामले में किस तरह से लगातार खुद इस पूरे मामले को लेकर मॉनिटरिंग कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ। और साफ तौर पर कहा गया है कि इस पूरे मामले पर किसी भी तरह की कोई चूक बर्दाश्त नहीं की जाएगी और इसी को देखते हुए लगातार गिरफ्तारी हो रही है। और इस पूरे मामले पर प्रशांत कुमार, एडीजी लॉ एंड ऑर्डर का क्या कुछ कहना है, सुनिए। एटीएस के द्वारा उमर गौतम के इस्लामिक दावा सेंटर में हुए धर्मांतरित हुए उत्तर प्रदेश के व्यक्तियों का भी सत्यापन कराया जा रहा है। इस हेतु प्रदेश के 32 जनपदों, जिसमें प्रयागराज, बिजनौर, बुलंदशहर, कानपुर, मेरठ, मथुरा आदि शामिल है, के पुलिस अधीक्षकों को पत्र भेजकर अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। एसके वाजपेयी इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं। एसके वाजपेयी, 3 गिरफ्तारियां और हुई हैं धर्मांतरण मामले पर और इसके साथ ही बिहार से भी धर्मांतरण मामले के तार जुड़े हुए बताए जा रहे हैं। अपडेट क्या है इस मामले पर? बिल्कुल, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में अगर हम बात करें, जब से यूपी एटीएस ने 2 लोगों की गिरफ्तारी की है, जहांगीर आलम और साथ ही साथ में उमर गौतम, उनसे लगातार यूपी एटीएस 7 दिन की रिमांड पर पूछताछ कर रही थी। पूछताछ करने में कई अहम सुराग हाथ लगे थे, जिसके बाद यूपी एटीएस ने 3 और लोगों को गिरफ्तार किया है जो कहीं न कहीं इस पूरे नेक्सस में शामिल थे और उमर गौतम और जहांगीर आलम के साथ मिलकर इस पूरे नेक्सस को आगे बढ़ा रहे थे। साथ ही साथ अगर हम बात करें, जैसा कि आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान भी उत्तर प्रदेश के एडीजी एलओ ने बताया कि किस तरीके से इस पूरे मामले में हवाला का भी प्रयोग किया गया। बड़े पैमाने पर रकम तुर्की, अरब और साथ ही साथ पाकिस्तान जैसे देशों से आई और उसका ट्रांजैक्शन जो है वो हवाला के जरिए किया गया, जिसके प्रॉपर सबूत भी उनके पास है। तो ये बहुत सारी नई जानकारियां निकलकर सामने आ रही हैं। उसके अलावा अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश के करीब आधा दर्जन से ज्यादा जिले हैं जिन पर एटीएस की नजर है और लगातार वहां पर उन सभी लोगों से एटीएस पूछताछ कर रही है जो कहीं न कहीं इस पूरे मामले में जुड़े हों, चाहे वो फतेहपुर हो, वाराणसी हो, गाजियाबाद हो, नोएडा हो या फिर उसके अलावा अलीगढ़ जैसे शहर हो, वहां पर भी एटीएस की नजर लगातार है। तो कहीं न कहीं हर तथ्य पर लगातार एटीएस अपना फोकस कर रही है और कोशिश कर रही है कि इससे जितने भी जुड़े हुए लिंक्स हैं उनको निकाला जाए इस पूरे नेक्सस पे जो धर्मांतरण करा रहे थे। चलिए, इसके बाद बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। और वही खबर है, ट्विटर को और सरकार के बीच जो तनातनी है वो एक बार फिर से बढ़ने लगी है। वजह क्या है? ट्विटर ने देश के नक्शे के साथ जो छेड़छाड़ की है उसको लेकर एक बार फिर से ये तनातनी अब बढ़ने लगी है। ट्विटर ने जम्मू कश्मीर और लद्दाख को दिखाया अलग देश। ट्विटर के खिलाफ सरकार नोटिस करेगी जारी। ट्विटर एमडी मनीष महेश्वरी ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की है, किसी भी आदेश से पहले पक्ष भी सुना जाए। ये ट्विटर के एमडी की तरफ से कहा गया है कि किसी भी तरह के आदेश देने से पहले हमारा पक्ष जरूर सुना जाए। तो ट्विटर ने भारत के नक्शे से की छेड़छाड़ और इस पूरे मामले को लेकर अब सरकार सख्त मोड में नजर आ रही है। लेकिन देखना होगा कि आखिरकार क्या कुछ कार्रवाई की जा सकती है सरकार की तरफ से। लेकिन इन सब के बीच ट्विटर ने भारत के नक्शे के साथ छेड़छाड़ की है और जिसमें जम्मू कश्मीर और लद्दाख को अलग देश दिखाया है। और लेकिन इन सब के बीच क्या कहता है नए आईटी का नियम, जिसको लेकर लगातार ट्विटर और सरकार के बीच तकरार है। सोशल मीडिया कंपनी को किसी पोस्ट के लिए शिकायत मिलने पर
कार्रवाई करनी होगी अगर कोई भी पोस्ट मिलता है। कंपनियों को 3 अधिकारी को नियुक्त करना होगा जो कि भारत के ही रहने वाले होने चाहिए। ये अधिकारी भारत के रहने वाले होने चाहिए, ये कहा गया है। इन सब के बीच इनका कॉन्टैक्ट नंबर सोशल मीडिया वेबसाइट के अलावा ऐप पर होना अनिवार्य है ताकि लोग शिकायत कर सकें। और इसके साथ ही अधिकारियों के लिए शिकायत का अपडेट देने के लिए 15 दिनों की समय सीमा भी तय की गई है। जो भी शिकायत होगी उस पर क्या कार्रवाई की गई इसका अपडेट भी देना होगा। 15 दिन की समय सीमा तय की गई है। कंपनियों को पूरे सिस्टम पर नजर रखने के लिए भी स्टाफ रखने को कहा गया है। तो कंपनियों को पूरे सिस्टम पर नजर रखने के लिए भी कहा गया है कि अगर किसी भी तरह का कोई पोस्ट सामने आता है और उस पर शिकायत की जाती है तो क्या कुछ कार्रवाई की गई है, इसका भी जवाब 15 दिन में देना होगा। तो इस पूरे मामले को लेकर एक बार फिर से ट्विटर और सरकार आमने सामने है, लेकिन देखना होगा इस मामले पर क्या कुछ कार्रवाई सरकार की तरफ से की जाती है। जो नए आईटी नियम है जिसको लेकर तकरार बना हुआ है, जिसमें कहा जा रहा है कि सोशल मीडिया कंपनी को किसी पोस्ट के लिए शिकायत मिलने पर उसके खिलाफ कार्रवाई करनी होगी। और इस खबर पर बातचीत करने के लिए पवन दुग्गल हमारे साथ साइबर एक्सपर्ट जुड़ गए हैं। पवन जी, पहला सवाल यही है कि पहली कार्रवाई नहीं है ट्विटर की तरफ से जिस तरह से भारत के नक्शे के साथ छेड़छाड़ किया गया। इससे पहले हमने देखा कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद के ट्विटर अकाउंट से भी छेड़छाड़ 1 घंटे के लिए ब्लॉक किया गया था। अब सरकार की तरफ से क्या कुछ एक्शन लिया जा सकता है ट्विटर के खिलाफ? पवन जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? तो शायद संपर्क टूट गया है और फिर से संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। इन सब के बीच जो तनातनी है वो थमने का नाम नहीं ले रही है। जो नए रूल्स हैं उसको लेकर बात नहीं बन रही है सरकार और ट्विटर के बीच, जिसमें ये कहा गया है कि कोई भी अगर पोस्ट किया जाता है और उसके खिलाफ कोई शिकायत की जाती है तो उस पर कार्रवाई करना होगा। 3 अधिकारियों को नियुक्त करना होगा जो भारत के रहने वाले हों और ये सुनिश्चित करना होगा 15 दिन के अंदर कि इस पूरे मामले पर कार्रवाई क्या की गई है ट्विटर की तरफ से। तो ये तमाम जो नए आईटी रूल्स हैं उसको लेकर बात बनती हुई नजर नहीं आ रही है और यही वजह है कि लगातार ये अधिकारी भारत के ही रहने वाले होने चाहिए, ये कहा जा रहा है। अधिकारी को कॉन्टैक्ट नंबर सोशल मीडिया पर होने चाहिए। तो ये कोई पहला मामला नहीं है जब ट्विटर और केंद्र सरकार के बीच तनातनी बनी हुई हो। इससे पहले भी रविशंकर प्रसाद का ट्विटर अकाउंट 1 घंटे के लिए ब्लॉक किया गया था। शशि थरूर का भी अकाउंट ब्लॉक किया गया था। इन सब के पूरे मामले को लेकर ये कहा जा रहा था कि जवाब देने की जरूरत है, ट्विटर से जवाब लेना चाहिए। लेकिन आखिरकार क्यों नए आईटी रूल्स को मानने के लिए तैयार नहीं है ट्विटर, ये बड़ा सवाल बना हुआ है। जिसमें सरकार की तरफ से नए आईटी रूल्स में ये कहा गया है कि अगर किसी भी मामले को लेकर, पोस्ट को लेकर शिकायत दर्ज की जाती है तो उस पर कार्रवाई करनी होगी। और कोरोना महामारी से जिस तरह से पूरे देश में हमने देखा लॉकडाउन रहा और तमाम सेक्टर्स को जो नुकसान हुआ है उसको देखते हुए सरकार की तरफ से एक राहत पैकेज का ऐलान किया गया है। कुछ देर पहले ही वित्त मंत्रालय की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई जिसमें तमाम सेक्टर्स को राहत पहुंचाने की कोशिश की गई है, जिसमें स्वास्थ्य क्षेत्र को 50,000 करोड़ रुपए का पैकेज दिया गया। 1.5 लाख करोड़ की अतिरिक्त क्रेडिट गारंटी योजना घोषित की गई है। गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत महामारी के दौरान कोई भूखा ना रहे, इसीलिए दिवाली यानी नवंबर तक 80 करोड़ गरीबों को मुफ्त अनाज मिलता रहेगा। तो इसमें क्या कुछ खास है इस राहत पैकेज में, ये आपको दिखा रहे हैं ग्राफिक्स के जरिए। नवंबर तक 80 करोड़ गरीबों को मुफ्त अनाज मिलेगा। 26 मार्च 2020 को स्कीम की घोषणा की गई है। 1.50 लाख करोड़ की 3 साल की अतिरिक्त क्रेडिट गारंटी योजना। कोविड प्रभावित सेक्टर के 1.1 लाख करोड़ रुपए की लोन गारंटी स्कीम दी गई है। तो क्या कुछ खास है इस राहत पैकेज में, वो आपको दिखा रहे हैं। अन्य सेक्टर्स के लिए 60,000 करोड़ रुपए का ऐलान। 31 मार्च 2022 तक मुफ्त पर्यटक वीजा
सबसे ज्यादा जो पर्यटक क्षेत्र को, टूरिज्म सेक्टर को काफी ज्यादा नुकसान हुआ है और उसको देखते हुए यहाँ पर बड़ी राहत पहुंचाने की कोशिश की गई है। लेकिन अब चर्चाएं ये हो रही हैं, लोन लेने की तो बात कही जा रही है, लेकिन जो पहले का लोन है अगर वही नहीं चुकाया गया होगा तो नया जो लोन है वो लेगा कौन? अब चर्चा इस विषय को लेकर है, इस राहत पैकेज को लेकर। हालांकि कहा जा रहा है कि एक अच्छा पैकेज है। कोविड महामारी के चुनौतियां जो देश और दुनिया के सामने आई, पिछले वर्ष भी माननीय वित्त मंत्री जी ने 29 लाख करोड़ से ज़्यादा का आत्मनिर्भर पैकेज देश के सामने दिया था राहत के रूप में। एक बार फिर आर्थिक राहत का ये पैकेज जो है ये लेकर आपके बीच में आए हैं, जिनमें अलग अलग क्षेत्रों को इसमें सम्मिलित किया गया है। कोविड में लेके चला था पहले ही। तो यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर लगभग सभी पार्टी तैयारियों में जुटी है, लेकिन इन सब के बीच जहां बीजेपी, सपा, कांग्रेस छोटे पार्टियों के साथ गठबंधन करने की कोशिश कर रही है, लेकिन मायावती ने क्लियर कर दिया है कि वो विधानसभा चुनाव अकेले लड़ेंगी। तो एकला चलो का ये प्लान कितना कामयाब होगा और कितना नाकामयाब? हालांकि उन्होंने चुनाव से ठीक पहले अपना इरादा साफ कर दिया है कि विधानसभा चुनाव वो अकेले लड़ेंगी। क्या है पूरा मामला, इस रिपोर्ट में देखिए। 2022 से पहले मायावती का ऐलान, विधानसभा चुनाव में एकला चलो प्लान, जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव में वॉकओवर, लेकिन यूपी की सत्ता पर मायावी नजर। मौजूदा वक्त में भले ही बहुजन समाज पार्टी की स्थिति उत्तर प्रदेश में अच्छी नहीं है, लेकिन मायावती को उम्मीद है कि आने वाले चुनाव में वो सत्ता में वापसी करेंगी। अब कैसे करेंगी ये तो पता नहीं, लेकिन मायावती ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बड़े बड़े दावे किए हैं। मायावती ने साफ कर दिया है कि 2022 यूपी और उत्तराखंड में होने वाले विधानसभा चुनाव में बहुजन समाज पार्टी अकेले उतरेगी, जिसका मतलब है यूपी में मायावती अकेले ही सत्ता की लड़ाई लड़ेंगी और गठबंधन किसी से नहीं होगा। इस बार यहाँ उत्तर प्रदेश में होने वाले आगामी विधानसभा चुनाव में बीएसपी की अकेले यहाँ अपने बलबूते पर सरकार बन सके। इसके साथ ही मायावती ने जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव को न लड़ने का फैसला किया है। साथ ही पार्टी के लोगों को निर्देश दिया गया है कि इस चुनाव में अपना समय और ताकत लगाने की बजाय पार्टी के संगठन को मजबूत करने में जुटे। वहीं मायावती ने सर्वजन को बचाना है, बीएसपी को सत्ता में लाना है का नारा भी दिया है। बीएसपी ने इस समय प्रदेश में हो रहे जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव को नहीं लड़ने का फैसला लिया है कि वे इस दौरान इस चुनाव में अपना समय व एनर्जी आदि लगाने की बजाय पार्टी के जनाधार को बढ़ाने के कार्यों पर ही लगाएं। 2014 के बाद से ही मायावती के लिए कोई अच्छी खबर नहीं आई। एक वक्त को लगने लगा कि यूपी से बीएसपी कहीं खत्म न हो जाए, लेकिन 2019 लोकसभा चुनाव में कुछ हद तक बीएसपी को कामयाबी मिली, लेकिन बीएसपी वो कमाल नहीं कर पाई जो किया करती थी। 2014 के लोकसभा चुनाव में बीएसपी का खाता नहीं खुला। 2017 यूपी विधानसभा चुनाव में बीएसपी के हिस्से 19 सीटें आईं। 2019 के लोकसभा चुनाव में 10 सीटें बीएसपी के खाते में आई। अब मायावती कैसे अकेले चमत्कार करके यूपी के सत्ता में आएंगी ये तो समझ से परे है, लेकिन विधानसभा चुनाव में अकेले जंग लड़ने का ऐलान मायावती का कैसा प्लान है, इसका खुलासा तो 2022 में चुनाव के नतीजे ही करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया। 2022 से पहले मायावती का। और वहीं समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने पार्टी के जिला अध्यक्षों के खिलाफ बड़ा एक्शन लिया है। आखिरकार क्यों ये एक्शन लिया गया है? क्योंकि जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव के नामांकन के दौरान ये जो तमाम जिला अध्यक्ष थे वो एक्टिव मोड में नहीं थे, जिसके बाद अखिलेश यादव ने इन जिला अध्यक्षों पर कार्रवाई कर दी है। क्या कार्रवाई की गई है, रिपोर्ट पे देखिए। पंचायत चुनाव में हार से नाराज सपा नेतृत्व, 11 जिलों के जिलाध्यक्षों पर गिरी गाज। अखिलेश यादव ने जिलाध्यक्षों पर लिया एक्शन।
यूपी में जिला पंचायत अध्यक्ष पद की चुनावी बिसात पर समाजवादी पार्टी के मोहरों को मुंह की खानी पड़ी है, जिसके बाद हार से तिलमिलाए सपा मुखिया अखिलेश यादव ने बड़ा एक्शन लिया है। समाजवादी पार्टी ने अपने 11 जिलाध्यक्षों को बर्खास्त कर दिया है। चुनाव में पार्टी के खराब प्रदर्शन के बाद जिलाध्यक्ष पदमुक्त कर दिए गए हैं। दरअसल पार्टी नाराज है कि कैसे चुनाव में सपा से चुने गए जिला पंचायत सदस्यों के ज्यादा होने के बाद भी जिला अध्यक्ष के चुनाव में हार मिली है। और ये वही जिले हैं जहां बीजेपी निर्विरोध जीती है। ऐसे में पार्टी ने गोरखपुर, मुरादाबाद, झांसी, आगरा, गौतम बुद्ध नगर, मऊ, बलरामपुर, श्रावस्ती, भदोही, गोंडा, ललितपुर के 11 जिलाध्यक्षों को पार्टी से बर्खास्त कर दिया है। आइए आपको बताते हैं कि नतीजों से पहले क्या उलटफेर हुआ, जिसके चलते सपा मुखिया नाराज चल रहे हैं। 18 सीटों के नतीजे तय। 17 सीटों पर निर्विरोध जीती बीजेपी। 1 सीट पर सपा की जीत। कई जगहों पर बीजेपी के प्रत्याशियों की निर्विरोध जीत हुई है। कारण ये है कि सपा को प्रस्तावक तक नहीं मिले, जिसके चलते प्रत्याशी नामांकन नहीं कर पाए। उत्तर प्रदेश के जिला पंचायत अध्यक्षों के चुनाव में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने सरकार की मशीनरी का दुरुपयोग किया, उससे तांडव करवाया, ये सीधे सीधे लोकतंत्र की हत्या है। और आने वाले 2022 के चुनाव में जनता भारतीय जनता पार्टी को हरा के इसका मुंह तोड़ जवाब देगी। बहरहाल जो भी हो, लेकिन एक बात तो तय है कि जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव में जीत का दम भरने वाली सपा कहां खड़ी है, ये सबके सामने है। और आगामी विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी क्या कुछ कमाल कर पाएगी, इसकी तस्वीर भी अब कुछ हद तक साफ हो गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया। और उत्तर प्रदेश में अगले साल होने वाले चुनाव को देखते हुए उत्तर प्रदेश में चुनावी बिसात बिछनी शुरू हो गई है। सभी पार्टियां लगातार अपनी चीजों को लेकर यहां पर सेट कर रही हैं, लेकिन इन सब के बीच AIMIM के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने एक बड़ा ऐलान कर दिया है। असदुद्दीन ओवैसी की तरफ से कहा गया है कि वो उत्तर प्रदेश की 100 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। क्या है पूरा मामला, रिपोर्ट में देखिए। यूपी विधानसभा चुनाव में शहमात का खेल। ओवैसी का 100 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान। क्या सेक्युलर दलों का खेल बिगाड़ेंगे ओवैसी? भागीदारी संकल्प मोर्चा की कितनी होगी भागीदारी? उत्तर प्रदेश में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टियों ने जोर आजमाइश शुरू कर दी है। ऑल इंडिया मजलिस से इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि उनकी पार्टी अगले साल होने वाले उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में 100 सीटों पर अपने उम्मीदवार खड़ा करेगी। इसके लिए पार्टी ने उम्मीदवारों के चयन की प्रक्रिया शुरू कर दी है और उम्मीदवारों के लिए आवेदन पत्र भी जारी कर दिया है। इसके साथ ही ओवैसी ने यह भी साफ कर दिया है कि वो सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के मुखिया ओम प्रकाश राजभर के भागीदारी संकल्प मोर्चा के साथ हैं। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि उनकी और किसी पार्टी से चुनाव या गठबंधन के सिलसिले में कोई बात नहीं हुई है। हम उत्तर प्रदेश के चुनाव में 100 असेंबली सीट पर इलेक्शन लड़ेंगे। इस सिलसिले में एप्लीकेशन भी जो प्रोस्पेक्टिव उम्मीदवार उनसे ले रहे हैं, ज़मीन पर जाकर काम भी कर रहे हैं और पिछले ज़िला परिषद चुनाव हुए हैं, हमारा बेहतर नतीजा निकला है। और मैं खुद पूरे पार्टी के जिम्मेदारों के साथ, हमारे इम्तियाज़ जलील के साथ, जो MP हैं, सब मिलकर हम लोग उत्तर प्रदेश में फिरेंगे, अपनी पार्टी को, संगठन को मजबूत करेंगे। तो दूसरी ओर सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने कहा है कि भागीदारी संकल्प मोर्चा में अभी सीटों को लेकर कोई फैसला नहीं हुआ है। मोर्चे में शामिल सभी घटक दलों में सीटों को लेकर कोई झगड़ा भी नहीं है। 403 सीटों पर संगठन मजबूत करने का काम चल रहा है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी को हराने के लिए जो भी पार्टी साथ आना चाहे, उनका स्वागत है। दरअसल असदुद्दीन ओवैसी उत्तर प्रदेश में चुनावी मैदान में उतरकर मुस्लिम मतों को अपने पाले में लाने की कोशिश में लगे हैं। इससे तथाकथित
धर्मनिरपेक्ष सेकुलर दलों का सियासी खेल गड़बड़ा सकता है। ओवैसी की पार्टी और बीएसपी के बीच गठबंधन की चर्चा चल रही थी, लेकिन मायावती ने इसे पूरी तरीके से खारिज कर दिया है। वहीं असदुद्दीन ओवैसी के साथ सपा प्रमुख अखिलेश यादव भी आने को तैयार नहीं है, जबकि वो छोटे छोटे दलों के साथ गठबंधन की कोशिशों में लगे हैं। गौरतलब है कि एआईएमआईएम 2017 के यूपी विधानसभा चुनाव में हाथ आजमा चुकी है, लेकिन उसे बुरी तरीके से मुंह की खानी पड़ी थी। एआईएमआईएम ने विधानसभा चुनाव में 38 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारे थे, जिसमें एक भी सीट पर सफलता नहीं मिली थी। पार्टी को पूरे सूबे में 2 लाख से ज्यादा वोट मिले, जो कि महज 0.2% ही थे। पिछले साल बिहार विधानसभा चुनाव में पार्टी को मिली कुछ सीटों पर जीत से ओवैसी का मनोबल बढ़ा हुआ है। अब ओवैसी की पार्टी उत्तर प्रदेश चुनाव में कितना करिश्मा दिखा पाती है, ये देखने वाली बात होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया। रात का सन्नाटा और एक ही परिवार के 3 लोगों का मर्डर। जी हां, हम बात कर रहे हैं गाजियाबाद के लोनी इलाके की, जहां पर एक कारोबारी के घर कुछ बदमाश लूट के इरादे से घुसे और 4 लोगों को गोली मार दी। 3 की मौके पर ही मौत हो गई और इस पूरे मामले पर पुलिस अब कार्रवाई करने की बात कर रही है, जांच की जा रही है। रिपोर्ट देखिए। गाजियाबाद में खौफनाक वारदात, एक ही परिवार के 3 लोगों का मर्डर। लूट का विरोध करने पर मारी गोली। लूटपाट के इरादे से मर्डर या है कोई साजिश? गाजियाबाद के लोनी में ट्रिपल मर्डर से सनसनी फैल गई है। बीती रात बदमाशों ने एक ही परिवार के 4 लोगों को गोली मार दी। इनमें से 3 लोगों की मौत हो गई, तो वहीं एक गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती है। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि एक घर में 4 लोगों को गोली मार दी जाती है और किसी को कानो कान खबर नहीं हुई है। जानकारी के मुताबिक बदमाश गाजियाबाद के एक कपड़ा व्यापारी के घर में लूट के इरादे से घुसे थे। इस दौरान घर में कपड़ा व्यापारी के अलावा उनकी पत्नी, 2 बेटे और बहू भी मौजूद थी। परिवार ने जब लूट का विरोध किया तो बदमाशों ने कपड़ा व्यापारी, उनकी पत्नी और दोनों बेटों को गोली मार दी। ऐसा फैड की आवाज़ हुई, ऐसी आवाज़ आई जैसे बाप मुझे बुला रहा हो। हम सामने ही रहते हैं जी। अब जैसे भगे भगे आए, वो मेरी मम्मी ने दरवाजा खोला, इतने बदमाश भग गए। एक भाई मेरा वहाँ पड़ा था, एक भाई मेरा वहाँ पड़ा था, मेरे पापा वहाँ पे। इस वारदात में कपड़ा व्यापारी और 2 बेटों की मौके पर ही मौत हो गई। व्यापारी की पत्नी को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मौका वारदात पर पहुंची पुलिस इस मामले में कई एंगल से जांच कर रही है। पुलिस लूटपाट के अलावा आपसी रंजिश को ध्यान में रखकर आगे बढ़ रही है। कुछ अहम सबूत भी पुलिस के हाथ लगे हैं। अभी तक जो मेरी बातचीत हुई है उसमें ये बात तो नहीं आई है, लेकिन जो पुलिसिंग का काम है, इन्वेस्टिगेशन का काम है, सभी संभव आयामों पर हम इन्वेस्टिगेशन करते हैं। जो प्राथमिक रूप से देखा गया, कोई प्राथमिक साक्ष्य फोर्सफुल एंट्री के नहीं है, फिर भी जो वैज्ञानिक साक्ष्य संकलित किए गए हैं वो किए जा रहे हैं और हमको कुछ शुरुआती महत्वपूर्ण क्लूज मिले हैं जिन्हें अभी डिस्क्लोज करना उचित नहीं होगा। फिलहाल तीनों मृतकों के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और पूरे मामले की जांच की जा रही है। पुलिस भले ही जल्द खुलासे की बात कह रही हो, लेकिन जिस तरह से इस वारदात को अंजाम दिया गया है उससे कानून और व्यवस्था पर सवाल जरूर खड़े हो रहे हैं। और न्यूज़ रूम लाइव की तमाम बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ। नमस्कार।